ये CBI 10 क्लास के स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे। आपका पिछला पार्ट में जो है रियल नंबर क्लासेस चल रहे थे, उसमें एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 क्लियर हो चुका है। अब आज इस एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो आप लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे स्टूडेंट। आपका एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट हो रहा है, जिसका एक फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया। इसमें जनरली क्वेश्चन प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में 100% पूछा भी जाता है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे आप। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड जो डिफिनेशन पढ़े हैं और अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड जो डिफिनेशन पढ़े हैं, उसी डिफिनेशन के माध्यम से हम इस चीज़ को प्रूफ करने में कामयाबी मिलेगी। तो इस प्रूफ वाले क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है जो हर एक क्वेश्चन में बार बार यूज़ होते हैं। तो इस स्टेटमेंट पे हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे, आप यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान देंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिया है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जनरली हम लोग डेफिनेशन में ही पढ़ चुके थे कि कोई भी वैसी संख्या जिसका वर्गमूल न निकलता हो तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। √2 अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसे सिद्ध करके हम लोग को दिखलाना है। जो हमारा टर्म, रूल और रेगुलेशन है, उस रूल और रेगुलेशन को यहाँ पे पालन करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया है कि अगर माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, अगर ऐसा हम कंडीशन देख लें कि √2 अगर परिमेय संख्या होता तो क्या क्या कंडीशन हम लोग अप्लाई करते परिमेय संख्या के लिए, तो वो कंडीशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब परिमेय संख्या रहेगा तो जाहिर सी बात है उसे p/q के रूप में लिखते हैं। डेफिनेशन में भी हम लोग पढ़े थे कि परिमेय संख्या रहता है उसे p/q के रूप में लिखा जाता है। और ये भी कंडीशन होता है कि q ≠ 0 भी होना चाहिए। ये भी चीज़ डेफिनेशन में बताया गया था। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कि p और q एक ऐसे पूर्णांक है जिनमें 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब ये संख्या ऐसा है p/q कि मान लीजिए अभाज्य संख्या है, तभी तो उसमें 1 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो सकता है। इसलिए 2 वैसा ही संख्या है। 2 हमारा जो है अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का जो कॉमन होता है, उभयनिष्ठ संख्या होता है, वो 1 होता है। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसको लिखा गया है कि √2 = p/q, क्योंकि इसे परिमेय संख्या के रूप में हम लोग ले लिए, इसलिए p/q लिखना जरूरी है। अब दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायर किया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पे p/q है तो यानी 2 = p²/q²। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करते हैं तो 2q² = p² आ जाएगा। अगर 2 जो है p² को विभाजित कर देता है तो 2p को भी विभाजित कर देगा। ये कंडीशन हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए होगा कि 2 अभाज्य संख्या है और b² को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित कर सकता है। अब माना कि एक अगला, इस इक्वेशन को तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले लिए। दूसरा कंडीशन के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग p को 2c मान लेते हैं। c कोई कांस्टेंट नंबर है, p को 2c मान लिया गया और p का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में बैठाते हैं। तो देखिए p का मान समीकरण 1 में जब बैठाया जा रहा है तो समीकरण फर्स्ट मेरा यही था। अब इसमें p की जगह पे बैठा जा रहा है 2c, तो 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2q² = 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, c का स्क्वायर c² हो जाएगा। 2 से 4 को 2 बार में काट दिया गया, यानी q² = 2c² आया। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं कि 2q² को डिवाइड कर सकता है। 2 जो है q² को विभाजित करेगा तो 2q को भी विभाजित करेगा। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि p और q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। उभयनिष्ठ है जो दोनों से कट रहा है। दोनों p/q ऐसा था जहाँ दोनों कंडीशन में 2 ही से विभाजित किया जा रहा है, और जो विभाजित किया जा रहा है तो ये तथ्य विरोधाभास है। ये जो हम लोग प्रोसेस कर रहे थे ये हमारा विरोधाभास था, इमेजिनेशन था, क्योंकि √2 जो है आपका, √2 हमारा परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है, इसीलिए इसको ऐसा किया जा रहा था। तो p और q में 1 अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए लिख सकते हैं स्पष्ट है कि हमारी यह कल्पना त्रुटिपूर्ण है, गलत है। √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस कंडीशन को इस बेसिस पर प्रूफ करेंगे। इसके रूल स्टेटमेंट कैसे लिखे हैं वह इस तरह के क्वेश्चन में आप भी वैसे ही इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया गया थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 1/√5 अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा स्टेटमेंट को शॉर्ट करके बनाया गया है, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट यहाँ पे यूटिलाइज कर दिया गया है। तो अब हम लोग को पता भी हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ भी वही करेंगे। 1/√5 को एक परिमेय संख्या माना गया, और जब परिमेय संख्या माना जाएगा तो p/q होगा, और यहाँ पे भी q ≠ 0 वाले कंडीशन हो जाएंगे।
तो ऐसा है तब P और Q यहाँ पे पूर्णांक है जिसमें 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो 1/√5 = P/Q हो जाएगा। और √5 जब करेंगे तो यही संख्या क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले नीचे हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए P और Q एक पूर्णांक है तथा Q/P एक परिमेय संख्या है। Q/P जैसे ही कर दिया गया तो यह एक परिमेय संख्या हो गया। इसके अनुसार √5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या होना चाहिए √5 को, लेकिन परिमेय संख्या तो है नहीं, हम लोग भी जानते हैं क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो हमारी यह कल्पना त्रुटिपूर्ण है, गलत है, इसलिए 1/√5 एक परिमेय संख्या है। तो यह सिद्ध होता है कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिंपल वे में इसे भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का एक सेकंड लिया गया है। सिद्ध ये करना है कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन का पैटर्न बदल करके हम बतला रहे हैं। इससे पहले 1/√5 बटा में था, भाग देने वाले सेंस में, अब गुना वाले सेंस में देख लीजिए आप लोग। 3 और √3 के बीच में गुना का चिन्ह है। तो सबसे कंडीशन सारे क्वेश्चन में वही कंडीशंस रहेंगे जैसा इसमें भी अप्लाई किया जा रहा है, यानी इसमें भी माना कि 3√3 एक परिमेय संख्या ले लेंगे, और जब परिमेय होगा तो सरलतम रूप में P/Q होगा। यहाँ पे भी कंडीशन Q ≠ 0 ही रहेगा। अब जान रहे हैं कि P और Q जो है अभाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ पे अभाज्य संख्या ही दिखाई दे रहा है। तो अभाज्य संख्या है तो इसे परिमेय संख्या के रूप में P/Q में लिख लिया गया। यहाँ पे 3 में रूट नहीं थी, इसे नीचे भेज दिया गया, यानी √3 का वैल्यू क्या हो गया, P/3Q। अब P और Q एक पूर्णांक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे स्टूडेंट कि P/3Q एक परिमेय संख्या है। इसके अनुसार यहाँ पे ये परिमेय संख्या है। तो अब जब √3 पे यहाँ पे देखा जाए तो इसके अनुसार √3 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए। जो हमारा कंडीशन अप्लाई किया जा रहा है, ये कंडीशन हमें ये बताता है कि √3 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन √3 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यानी हमारी यह कल्पना त्रुटिपूर्ण है। हम जो सोच रहे थे, इमेजिनेशन कर रहे थे, ये क्या है, त्रुटिपूर्ण है, गलत है। तो जब ये गलत है तो 3√3 कैसे परिमेय संख्या, 3√3 एक परिमेय संख्या है। जो हमारी त्रुटि थी इसको परिमेय संख्या बोला जा रहा था, लेकिन ये गलत है। तो इसलिए यह सिद्ध होता है कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्वेश्चन ये भी प्रूफ होता है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। यहाँ पे प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन भी रहेंगे तो उस पर भी आप लोग ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पे सिद्ध करना है कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी क्वेश्चन प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो इस तरीके क्वेश्चन इसी बेसिस पे बनाएंगे आप लोग। तो यहाँ भी कंडीशन वही लगाएंगे कि 3 + √5 क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय होगा तो P/Q, Q ≠ 0। P और Q यहाँ भी एक ऐसे पूर्णांक है जिनके 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, कोई भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। यहाँ पे भी इतना = P/Q लेंगे। यहाँ पे 3 प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे P और Q जो पूर्णांक है तो P/Q - 3 परिमेय संख्या जैसा लग रहा है। और परिमेय संख्या तो इसके अनुसार √5 जो है, यहाँ पे √5 क्या होना चाहिए, ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो जब परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन √5 परिमेय संख्या नहीं है, कैसी संख्या, हम लोग पहले ही से ही जानते हैं कि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो अपरिमेय संख्या है। तो यानी हमारी यह कल्पना त्रुटिपूर्ण है और 3 + √5 परिमेय संख्या है, ये गलत है। ये जो हमारा सोच था ये गलत है। तो यानी इससे यह सिद्ध होता है कि यह 3 + √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। हेलो स्टूडेंट, अब देखें एक्सरसाइज 1.3 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब एक्सरसाइज 1.4 की तरफ चल रहे हैं, जो ये रियल नंबर का लास्ट एक्सरसाइज है आप लोग का। तो इसे भी ध्यान से आप लोग समझेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन में था, इसमें था कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा ये बताना है कि जो परिमेय संख्या है वो शांत दशमलव को निरूपित करता है या अशांत दशमलव को निरूपित करता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग। इसका डेफिनेशन भी हम लोग फर्स्ट क्लास में ही कर चुके थे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसका नियम भी मैंने 3 बताया था। फर्स्ट नियम में यह था कि हर का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 के रूप में हो, या हर का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 5 के रूप में है, और लास्ट वाला हर का गुणनखंड 2 और 5 दोनों के रूप में अगर इस तरह का कंडीशन होता है तो हम उसे शांत दशमलव के रूप में जानते हैं। तो उसी नियम को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। परिमेय संख्या जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया, परिमेय संख्या में यहाँ पे 17/8 है। तो हम इस नियम में ये बताए थे कि यहाँ पे हमें अंश से कोई मतलब नहीं है, हर से मतलब है। तो हर हमारा नीचे कितना है, 8 है, तो हर 8 लिया गया। हर का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 8 का, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इतना आएगा, है ना, यानी 2 जो है 3 बार आया। तो हमने पहला नियम में ये बताया था कि हर का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 × 2 × 2 ही दिख रहा है, यानी सिर्फ 2 दिख रहा है। तो यानी 17/8 जो है वो शांत दशमलव को निरूपित करता है। ये क्लियर हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए। परिमेय संख्या 13/125 है। यहाँ पे हर 125 है। जब अभाज्य गुणनखंड 125 का आप लोग निकालिएगा तो यहाँ पे निकलेगा इस प्रकार से
5 गुने 5 गुने 3 बार आया। तो हम ये बोले थे कि अगर हर का भाज्य गुणनखंड सिर्फ 5 के रूप में हो तो ये भी आपको शांत दशमलव को निरूपित करता है। तो यहाँ पे ये भी क्लियर होता है कि 13/125 जो है वो शांत दशमलव है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इसमें भी ये पता करना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा कि शांत दशमलव है या नहीं। अगर शांत दशमलव होगा तो इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है, यानी पॉइंट में कितना आंसर आएगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन एक ही लिया गया, इसे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी है परिमेय संख्या 7/80 दिया हुआ है। हर कितना हो जा रहा है मेरा 80। जब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे यानी 80 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास इतना मौजूद होगा, यानी 2 जो है 4 बार और 1 5 मिल रहा है इतना बार। तो यहाँ पे 2 और 5 दोनों आ रहा है, यहाँ पे कंडीशन में 2 और 5 दोनों आ रहा है। मैंने तीसरा नियम में यही बताया था कि यदि हर का भाज्य गुणनखंड किया जाए और 2 और 5 दोनों के रूप में हो तो वो भी दशमलव शांत प्रसार को सूचित करेगा। तो जब शांत दशमलव को सूचित हो गया तब इसे दशमलव प्रसार भी निकाले। अगर यहाँ पे अशांत आ जाता तो इसे हम लोग दशमलव प्रसार में सूचित नहीं करते, सिर्फ वहाँ पे लिख देते कि यह शांत दशमलव है और छोड़ दिया जाता वहीं पे। जब शांत दशमलव है तो भाग देना पड़ेगा, यानी 80 से 7 में भाग देना पड़ेगा। तो मैंने भाग दिया है, यहाँ पे भाग देने पे 0.0875 आया, यानी ये हमें दशमलव प्रसार के रूप में आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 में है कुछ टर्मोलॉजी अंक दिए हैं दशमलव प्रसार में। अब इसे ये बताना है कि ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है, यानी यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, ये बताना है। तो आप लोगों को पता है कि दशमलव में सिंपल नंबर कोई भी रहते हैं तो ये हमें परिमेय संख्या मिलता है, ये परिमेय संख्या है। ये रैंकिंग वाले नंबर रहेंगे ये भी हमें परिमेय संख्या होता है, तो ये भी परिमेय संख्या है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन रहेंगे जहाँ पे आप लोग 9 क्लास में भी पढ़ते 0 x y x x y ऐसे कर करके बढ़ते चले जाएंगे नंबर। तो इस यहाँ पे देखिए 1 2 1 0 है, फिर 1 2 के बाद 0 0 है, 1 2 के बाद 3 0 है, 1 2 के बाद 4 0 है, यानी कंटिन्यूअस इसी फॉर्म में बढ़ते चला जाए। तो इस तरह का जो सीक्वेंस में कोई भी नंबर दिया हुआ रहता है तो ये हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ये कैसा संख्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग जो भी बचे हुए हैं क्वेश्चन को बना लेंगे। अब ये हमारा चैप्टर जो रियल नंबर है वो कंप्लीट होता है। आप लोग इसमें बचे हुए जितने भी क्वेश्चन है उसको एकदम मेहनत लगन से इसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, क्लासेस सारे ऑफ हैं। तो ये होमवर्क को आपको खुद से इतना पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास में भी टीचर भी नहीं मौजूद है, बच्चे को भी नहीं आना है। तो अब इसमें ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक सीक्वेंस और सीरीज लेकर के आएंगे, अगला पार्ट, जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को बताया जाएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन जैसे एग्जामिनेशन में पता है आप लोगों के 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करना हमारे लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको भी किया जाएगा। और स्टूडेंट खास बात आप लोग के लिए कि जो इस चैनल पर आप लोग को पढ़ाई हो रही है FC सेंटर यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि इससे हम लोग को हौसला अफजाई भी होता है और काफ़ी ज़रूरी वाली चीज़ भी है। इसलिए थैंक यू एवरीबॉडी।